जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत आपका जो बेटा चैप्टर चल रहा था, पहला वैद्युत आवेश, कूलाम बल तथा विद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, ये पहला चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका लेक्चर नंबर 1 आपका हो चुका है, जिसका बेटा लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। यानी कि आज बेटा जो आपका चैप्टर 1 का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है? चैप्टर 1 का बेटा लेक्चर नंबर है बेटा 2। इसके पहले बेटा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है दोस्तों। यानी कि आपको बेटा लेक्चर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चैप्टर 1 को, जो लेक्चर 1 हो चुका है, उसको वहां से देख सकते हैं दोस्तों। और आपकी जो बेटा प्ले लिस्ट बनी है क्लास 12th फिजिक्स, जो आपकी प्लेलिस्ट का नाम जो है बेटा क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरी ध्यान सुने, जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यदि आप उसमें प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देखेंगे तो आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आज चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर कौन सा है दोस्तों? दूसरा है दोस्तों। ठीक, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन है बेटा, जो आपका भाई लेके आया है, ध्यान से देखिएगा। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। क्या? आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। ध्यान से समझे, इसका मतलब बहुत है। भले पंक्तियां आपको 2 नजर आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है कि आज आप कार्य कर रहे हैं, यदि आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ आप इस समय वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका इस समय कार्य क्या है? पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना, अदर कोई कार्य नहीं है। और यदि आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ाई करके आगे कुछ उन्नत करे। सबके माता पिता यही चाहते हैं। इसीलिए आप यदि इस समय वर्तमान समय में ईमानदारी से पढ़ाई, लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो आगे का, क्योंकि आज जो आप करेंगे वही तो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो आगे जैसा आज आप मेहनत करेंगे तो आगे का भविष्य आपका सुनहरा होगा। और यदि आज आप क्या कर रहे हैं? मस्ती के साथ सो रहे हैं, दोस्तों के साथ टहल रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ टहल रहे हैं, इधर उधर बतिया रहे हैं, रातें बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होगा? आगे का समय क्या आने वाला है आप खुद कल्पना करिए और एक बार सोच के देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ आप पर डे का पर डे पढ़िए, पर डे के पर डे नोट्स बनाइए और उसको क्या पर डे का पर डे रीड करिए दोस्तों, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट का, एक विद्यार्थी जीवन का यही लक्ष्य होता है कि ईमानदारी, लगन और मेहनत से पढ़ाई करे और आगे का जीवन मस्त कर ले दोस्तों, सुधार ले दोस्तों। इसीलिए आपको लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, क्लास में आज आपको पढ़ना कौन सा टॉपिक? ध्यान से देखिए बेटा, आज आपने कल बहुत कुछ सीख लिया था, उसके आगे से आज बात करेंगे बेटा। कल आपने क्या सीखा था बेटा? आवेश के स्थिर वैद्युत के बारे में सीख लिया था, फिर सीख लिया था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, स्थिर वैद्युत के बारे में बता दिया था। फिर आपको क्या बताया गया था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके बारे में आपसे बात हो चुकी थी, उस पर आपने बात हो चुकी थी। ठीक है, और वैद्युत आवेश क्या होता है, उसका मात्रक क्या होती है, उसकी विमा क्या होती, उस सब पे बात हो चुकी थी दोस्तों। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। और एक चीज देख लीजिए, कल के वीडियो में एक सेंटेंस गड़बड़ हो गया था। क्या? हमने बताया था जो आवेश होते हैं, वैद्युत आवेश होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, बताया था कि नहीं? एक बताया था धनावेश होता है, एक बताया था दोस्तों क्या होता है? धनावेश होता है, और एक बताया था ऋणावेश होता है। क्या? एक आवेश धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और हमने बताया था, ठीक है, तो हमने बताया समान प्रकार के, जब 2 समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है बेटा? समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और तथा असमान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। कल की वीडियो के लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये यहां से क्या है? ये असमान है, तो इनके बीच क्या होगा बेटा? आकर्षण होगा। ठीक है, और यदि प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी कि ये क्या है? ये असमान थे तो इनके बीच आकर्षण होगा, और ये कैसे समान है तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। कल भी हमने ये बनवाया था और आपको समझाया खूब अच्छे से था, लेकिन जो हमने सेंटेंस लिखा था वो सेंटेंस हल्का सा गड़बड़ हो गया था। क्या? हमने लिखवा दिया था कि
दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, ये लिखवाया था पहला सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जब लिखवाया था तो उसमें भी हमने लिखा था दो असमान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। उसमें भी हमने यही बताया क्या था, लिखवा दिया था, तो धोखे से लिख गया दो असमान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लिख गया था। हमने समझाया आकर्षण ही था, लेकिन धोखे से लिख गया क्या, प्रतिकर्षण बल। तो उस प्रतिकर्षण के स्थान पर आप आकर्षण कर लेंगे। और यदि आपने सही ईमानदारी से वीडियो देखी होगी तो उस गलती को आप तुरंत पहचान गए होंगे और आप अपनी कॉपी में क्या कर लिया, सही कर लिया, क्योंकि बच्चों ने जब कमेंट किया तब हमने देखा उसको और तुरंत उसको उनको रिप्लाई भी कर दिया हमने दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए क्या आपने, यदि आप ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे तो जरूर उस गलती को पकड़ लिया होगा, आपने सही कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इस चीज को सही कर लीजिएगा आप लोग। आज की जो बेटा आपकी मुख्य हेडिंग है, आवेश के प्रवाह की दृष्टि से, क्या, आवेश के प्रवाह की दृष्टि से आवेश के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार। प्रवाह की मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो, आवेश के प्रवाह की होता है, यानी कि आवेश की जिस आधार पे प्रवाहित होता है उसके आधार पर आवेश कितने प्रकार का होता है दोस्तों, इस पे बात करनी है। ये आज आपका टॉपिक है। तो बेटा आवेश के प्रवाह की दृष्टि से हमारे जो पदार्थ यानी कि द्रव्य जो होता है 3 प्रकार का होता है। पदार्थ यानी कि द्रव्य जो होता है 3 प्रकार का होता है। हम इसमें आपको, यदि किसी को द्रव्य नहीं समझ में आता कि पदार्थ होता क्या, द्रव्य होता क्या है, तो आपका लिंक हम जो क्या, व्हाट इज साइंस क्या होते, भौतिक विज्ञान क्या होती, उस पर हमने उस वीडियो में बताया था विधिवत कि पदार्थ होता क्या है, द्रव्य होता क्या, पदार्थ या द्रव्य बात एक ही, इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें से आप देख लीजिए कि पदार्थ होता क्या है। फिर भी हम एक बात बता दे रहे हैं कि वे वस्तु है या ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या होती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं सारी पदार्थ हैं। ठीक है, तो आवेश लिख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक यानी कि कंडक्टर, अचालक यानी कि क्या, नॉन कंडक्टर, और अर्धचालक यानी कि क्या, सेमी कंडक्टर। यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो लिखोगे आवेश प्रवाह की दृष्टि से, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 बात करते हैं बेटा, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट की बात करते हैं चालक। जो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, चालक। इसी को बेटा, इसको क्या मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर, या दूसरा नाम इसी को बेटा कहते हैं सुचालक। खूब सुना होगा, इसी को क्या कहते हैं, सुचालक। चालक पदार्थ पहला होगा। दूसरा बेटा जो होता है अर्धचालक, क्या नहीं, अचालक लिख लो पहले, दूसरा अचालक। इसी को बेटा क्या कहते हैं, दूसरा नाम यानी कि नॉन कंडक्टर। दूसरा नाम बेटा इसका है, अथवा या लगा के लिख लीजिएगा, चलिए दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कुचालक। क्या, कुचालक। खूब नाम सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। या इसी को कहते हैं बेटा, एक दूसरा नाम है, या इसी में लिख देते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, 3 नामों से इसको पूछा जा सकता है आपसे, क्या, विद्युत रोधी। और तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है, अर्धचालक। अर्धचालक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेमी कंडक्टर। क्या, अर्धचालक, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें इसके एग्जाम्पल आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और कभी कभार डिफिनेशन भी पूछ लेता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सही से आप पढ़िएगा, पढ़ाएंगे तो बाकी पढ़ना तो पूरा सही से, लेकिन इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
तो आवेश के प्रवाह की दृष्टि से बेटा हमारे जो पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? चालक यानी कि उसी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? सुचालक। नंबर 2 अचालक, दूसरा नाम क्या है? कुचालक या विद्युत रोधी। और तीसरा क्या है? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बारी बारी से चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिया होगा, साथ में आप नोट्स बनाते रहिए क्योंकि नोट्स की महिमा बहुत बड़ी है। मतलब कि यदि आप नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के समय आपको बहुत आराम हो जाएगा और तुरंत आप क्या वहां से रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए नोट्स आपके क्या सच्चे साथी हैं, सच्चे दोस्त हैं, इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा साथ में। और कहीं पे कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें अपने भाई से बिना मतलब किसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, निसंकोच आप अपने भाई से पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये इसको रख कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला क्या? चालक, अचालक, अर्धचालक, इसको सीखते हैं पहले। ध्यान से देखिए बेटा, पहली हेडिंग क्या हमारी रहेगी बेटा? फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी कि चालक क्या होता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टर या सुचालक कहते हैं। तो बेटा चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है या होता है, जिसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिन जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे बेटा कि ब्रह्म जो आपकी सभी धातुएं हैं वो सभी धातुएं आपकी क्या होती हैं? चालक होती है। यानी कि धातुओं में जो आप होते हैं, जैसे सोना हो गया, पारा हो गया, ये सब धातुएं क्या हो, इसमें यदि हम आवेश प्रवाहित करेंगे, आवेश को क्या करेंगे? चार्ज उसको देंगे हम, तो क्या इसमें आवेश सुगमता से, यानी कि सुगमता का मतलब आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं? लिख लो, तो लिख लो फटाक से। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से, यानी कि आसानी से, आराम से, सुगमता से हो जाता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। राइट। उदाहरण लिख लीजिए। जैसे बेटा कौन कौन से? हमने क्या कहा? सभी धातुएं। कौन से? जैसे हमने क्या था? सोना, चांदी, पारा, बहुत सारी जितनी धातु, सारी धातुओं बस। ठीक है, सोना, चांदी, पारा इत्यादि। सोना, चांदी, पारा इत्यादि। यानी कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से, यानी कि आवेश क्या हो, उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाता है, आवेश के प्रवाहित होने में कोई समस्या नहीं आती है, तो ऐसे पदार्थों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए। बस कितनी आसान डिफिनेशन, कुछ कठिन नहीं। फिजिक्स को बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में पढ़िए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे के दोस्तों बात करते हैं अचालक। तो जस्ट इसका उल्टा है। क्या? अचालक जो आपका है नॉन कंडक्टर, यानी कि कुचालक जो है आपका, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। हमने इसलिए नाम पहले ही लिखवा दिए हैं। तो जो बेटा अचालक होता है, नॉन कंडक्टर जो बेटा होता है, जस्ट चालक का उल्टा होता है। इसमें वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है और इसमें आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है। इसमें आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है, यानी कि इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो यानी कि क्या डिफिनेशन क्या लिखोगे? वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। बस कितनी अच्छी डिफिनेशन है और कितनी आसान है कि नहीं? तो लिख लीजिए फटाक से। एग्जाम्पल दिमाग में सोच के बैठिए, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हो सकते हैं? वे पदार्थ जिसमें
आवेश का यानी जो चार्ज है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं दोस्तों। और राइटिंग आप लोग सुंदर लिखिए, ठीक है। जितना आप सुंदर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको, जो क्योंकि देखने में जो चीज अच्छी लगती है, अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है ना, इसलिए राइटिंग कोशिश करिए सुंदर लिखने की है। तो वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता अचालक कहलाते हैं। जैसे कुछ याद आए? जो याद है तो दोस्तों कमेंट करो फटाक से, कौन कौन से उदाहरण। रबर, क्या रबर में कभी आवेश प्रवाह हो सकता है? लकड़ी, कैसी लकड़ी? लकड़ी क्या होगा? रबर हो गया, लकड़ी हो गया, मोम, इनमें आवेश प्रवाह नहीं हो सकता। सूखी लकड़ी है आपके पास, लकड़ी कैसी है? सूखी आपके पास है दोस्तों, गीली नहीं। ये सब क्या है? आवेश। और आपको बिजली का जैसे करंट जिस तार में आ रहा है उसमें टच करो, क्या सूखी लकड़ी है आपके पास और बिजली का जिस तार में करंट आ रहा है, चेक मत करने लगना, करंट आ रहा है उसको, आपको उसको क्या, उस लकड़ी को उसमें लगाइए तो उस लकड़ी में करंट नहीं आएगा। लेकिन यदि गीली हुई, गीली यदि लकड़ी हुई तो तुरंत करंट मार देगा। यानी गीली लकड़ी में तो प्रवाहित हो सकता है, लेकिन सूखी लकड़ी यदि है तो सूखी लकड़ी में क्या होता है? आवेश प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि धारा जो बहेगी, जो उसमें करंट, उसमें जो आवेश होंगे उसमें वो नहीं आएंगे उसमें, इसीलिए क्या होता? हमें करंट महसूस नहीं होता। इसलिए क्या, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, मोम हो गया, ठीक है। नोट कर लो फटाक से, छोटी छोटी डिफिनेशन है। अभी तो आपका समझिए, आप मान के चलिए कि अभी चैप्टर की क्या शुरुआत है, इंट्रोडक्शन चैप्टर का चल रहा है अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। कल से आपकी जो क्लास लेक्चर नंबर 3 वहां से आपके टॉपिक पेपर में खूब पूछे जाते हैं, यहां से पूछे जाते हैं। अभी अर्धचालक पढ़ाएंगे, उसके एग्जाम्पल आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ तो पूछा था कि जहां इंटर का सिलेबस मान के चलिए आपका जो स्टार्ट होगा सेकेंड यानी कि लेक्चर नंबर 3 से, यानी कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 3 से, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या है, एक नंबर पूछे जाने की संभावना, जैसे हमने अर्धचालक को बता दिया अभी, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, इंट्रोडक्शन को पढ़ना इसलिए जरूरी है। अब हम बताएंगे आवेश प्रवाहित हो रहा है, आपके समझ में नहीं आएगा कि विद्युत आवेश है, तो दिमाग में क्वेश्चन उठेगा सर विद्युत आवेश होता क्या है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अगली की बात करते हैं। रब कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर तक रब कर रहे हैं, नीचे वाला आप लिखते रहिए। चलिए हेडिंग डालते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है? अर्धचालक। हेडिंग है 3rd, अर्धचालक। क्या? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और ध्यान से देखिएगा बेटा, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से देखो बेटा, अर्धचालक होता क्या है? देखो इसमें चालक और अचालक के गुण पाए जाते हैं। कैसे? जैसे ये सामान्य अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं बेटा है, सामान्य अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अचालक रूप में होते हैं। सामान्य अवस्था में जितने भी चालक होते हैं वो क्या होते हैं? अचालक के रूप में होते हैं। परंतु इसमें कुछ अलग से अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो ये बन जाते हैं दोस्तों सुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तब इस क्रिया को क्या, तब इसे तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। नई बात समझे। अपद्रव्य क्या होता है? मतलब बाहर से कोई अशुद्धि उसमें हम मिला देते हैं, बाहर से उसमें कोई हम अशुद्धि मिला दी। जैसे इसके उदाहरण बहुत फेमस, जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्या? इसके उदाहरण बहुत फेमस है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये उदाहरण इसके हैं अर्धचालक के, ठीक है। तो बात समझ में क्या? मतलब सामान्य अवस्था में जो अर्धचालक होते क्या होते? इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन है, ये आपके एग्जाम पे पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामान्य अवस्था में तो कैसे होते हैं? अचालक होते हैं, परंतु इसमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर ये क्या बन जाते हैं? सुचालक की भांति कार्य करने लगते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। लिख लीजिए, एक बार और समझा देंगे, अभी साथ में लिखते रहिए। ये वे पदार्थ होते हैं या ऐसे लिख लो पहले,
वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में, ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में, क्या, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं परंतु इसमें कुछ अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि बेटा होती है, अपद्रव्य मिला देने पर, इसमें मिलाते हैं एल्युमिनियम वगैरह की, ठीक है, मिला देने पर सुचालक यानी कि चालक की भांति कार्य करते हैं, परंतु इसमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर चालक बन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। ये पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अर्धचालक कहते हैं, अभी तो आपकी शुरुआत है ना, लास्ट में आपके ये चैप्टर पूरा है अर्धचालक आपको में, इसे विशेषकर बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, इसीलिए हमने कहा इंपॉर्टेंट है। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, अचालक होते हैं, परंतु उसमें कुछ अपद्रव्य यानी कि अशुद्ध जैसे एल्युमिनियम की मिला देने पर चालक बन जाते हैं, यानी कि सामान्य अवस्था में तो कैसा व्यवहार करेंगे, अचालक की भांति व्यवहार करेंगे, परंतु उसमें यदि कुछ अशुद्धि या अपद्रव्य जैसे हम मिला देंगे तो किसकी तरह कार्य करने लगेंगे, चालक की तरह कार्य करने लगेंगे, यानी कि चालक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। कुछ दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। यदि सामान्य अवस्था में कैसे रहेंगे, अचालक की भांति व्यवहार करेंगे, और यदि उसमें कुछ हम अपद्रव्य मिला देंगे, कोई अशुद्धि मिला देंगे, तो किसकी तरह बात करने लगेंगे, किसकी तरह कार्य करने लगेंगे, बोलो, सुचालक यानी कि चालक के तरीके से कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, उदाहरण पे विशेष ध्यान दीजिए, उदाहरण ही इसकी जान है, ये खूब पूछा जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, GE और सिलिकॉन SI, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो उदाहरण इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट खूब पूछे जाते हैं कि जर्मेनियम या सिलिकॉन किसके उदाहरण है, तो अर्धचालक के। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया या पूछ लेता एक नंबर में कि अर्धचालक के कोई उदाहरण, दो उदाहरण लिखिए, तो फटाक से क्या लिखोगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन, फटाक से एक नंबर ले जाओ। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा कि आवेश के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, वो कंप्लीट होगा। लिख लीजिए फटाक से आप, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक दोस्तों, आप सभी छात्र शेयर करते रहे, क्योंकि मैं आप सभी छात्रों के लिए, विशेषकर आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं आप सभी को, क्योंकि इतनी गर्मी में बगैर पंखे के, बगैर एसी को एसी ना तो इसका रूम में पंखा है, ना ही इस रूम में क्या है, एसी लगी हुई। आप देख रहे हैं चेहरे पे क्या पसीना टपक रहा है, ठीक है। तो इतनी गर्मी में आप लोगों को मैं क्या बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप बस इतना वर्क करिए। मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, आप सिर्फ इतना वर्क करिए कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, और यदि नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस आपको क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। और फर्स्ट ईयर की क्लासें भी दोस्तों चल रही हैं, ठीक है। यूट्यूब पे फर्स्ट ईयर की भी क्लासें चल रही हैं, कल से स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप जो आपके भाई फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो, तो आप उनको बताइए कि ये यूट्यूब चैनल, इसका लिंक शेयर करिए उन लोगों के पास, आप यहां से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ज्यादा जानकारी है, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों को भी बताइए। इसीलिए आप बस इतना करिए, क्योंकि आप अपने गुरु के सम्मान में इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं। तो आप शेयर दोस्तों जरूर करिए, और यदि नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इतना हो गया, आगे बात करते हैं, आगे चलें। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अगली बेटा हेडिंग है आवेश संरक्षण। क्या? आवेश संरक्षण। ध्यान से बात करते हैं, देखिए आवेश संरक्षण होता क्या है। आवेश संरक्षण पर बात करते हैं। क्या हेडिंग अगली है? आवेश संरक्षण।
मतलब आवेश संरक्षण का मतलब आवेश का, देखो आवेश संरक्षण का मतलब क्या मतलब है, आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। अर्थात किसी पृथक जो निकाय की होती है, किसी पृथक निकाय का जो वैद्युत आवेश होता है वो अपरिवर्तित रहता है। नहीं पल्ले कुछ पड़ा, ध्यान समझो, पड़ेगा। क्या हमने कहा, जो आवेश संरक्षण है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या कर सकता है, बनाया जा सकता है। आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को दोस्तों ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको हम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि किसी भी जो निकाय होता है, जो किसी पृथक का जो निकाय हमारा होता है, उस निकाय की जो क्या होता है, उस निकाय में जो वैद्युत आवेश होता है वो क्या अपरिवर्तित रहता है। बात समझ में है कि नहीं समझ में है? यानी कि अब लिख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और आपको बता देंगे। लिख लीजिए पहले, आवेश को किसके अनुसार, आवेश संरक्षण के नियमानुसार। देखो आवेश संरक्षण के नोट्स बनाते रहे, बहुत काम आएंगे। और आपको विश्वास हो रहा होगा, शायद हमको लग रहा है कि आप लोग विश्वास भी कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। ऐसे क्या, बिल्कुल ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। और ऑफलाइन में तो क्या है, बोर्ड पे लिखा भी नहीं जाता है, सिर्फ क्या समझा दिया जाता है और बोल दिया जाता है। यहां तो हम आपको समझाते भी हैं और उसके बाद लिखवाते भी हैं। यहां आपको हम समझाते भी हैं, उसके बाद आपको लिखवाते भी हैं, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है ना। और नोट्स भी बढ़िया बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली समझा दिए और रफ कर दिए, नोट्स नहीं बनवा रहे हैं। यदि आप दोबारा देखना चाहें तो वीडियो ही देखिए, तब आप नोट्स बनाइए, इसलिए नोट्स भी बनवा दे रहे हैं। तो आपको ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर हमको लग रहा है कि आपको क्लासें मिल रही और नोट्स बनाते रहिए। मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तुरंत देखिए उसको। तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों कहने का है कि किसी पृथक्कृत निकाय की, किसी पृथक्कृत निकाय का, ऐसे लिखो, निकाय का वैद्युत आवेश ब्रैकेट में लिख लीजिए, धनावेशों तथा ऋणावेशों, धनावेशों तथा ऋणावेशों का बीजगणितीय योग, ब्रैकेट बंद। निकाय का वैद्युत आवेश अपरिवर्तित रहता है। इस सेंटेंस को समझो ध्यान से।
कहा है कि अर्थात किसी पृथक्करण निकाय का जो वैद्युत आवेश होता है, यानी कि उसमें जो धनावेश तथा ऋणावेशों का जो बीजगणितीय योग है सदैव कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी तत्व में या किसी परमाणु में यदि क्या उसके अंदर किसी तो कोई तत्व ले और यदि उसमें जो परमाणु यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, क्या उसमें यदि इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं, कोई तत्व ले लिया, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उस तत्व में कुछ धनावेश होंगे, कुछ ऋणावेश होंगे कि नहीं होंगे? तो ये होंगे कि नहीं होंगे? तो यानी कि किसी भी तत्व में जो धनावेश होते हैं और ऋणावेश होता है, उनका जो क्या होता है, उन दोनों का जो योग होता है वो सदैव क्या नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उसमें से योग जो होता है कभी हम क्या कर सकते हैं, गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। गड़बड़ करने का मतलब क्या है, जैसा है जितना है दोनों हम क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भले हम आपस में चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों को कुछ कम कर दें तो प्रोटॉनों को बढ़ाना पड़ेगा, या प्रोटॉनों को कुछ कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि उस निकाय का जो क्या होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उस निकाय के जो जितने भी आवेश होते हैं उनका जो धनावेश और ऋणावेश, धनावेश यानी कि प्रोटॉन हो गया और ऋणावेश यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यानी कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का जो योग होता है, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो सदैव नियत होता है। एक उदाहरण की ओर से समझिए, इस सेंटेंस को समझ ही गए होंगे कि आवेश के नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक उदाहरण के तरीके समझिए। जैसे उदाहरण क्या है दोस्तों, देखिए जैसे किसी इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है बेटा, माइनस का होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, माइनस का इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन तथा ये हमारा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपको पहले से पता है। इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा होते हैं हमारे, नहीं याद आ रहा, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा हमारे, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, और तथा पॉजिट्रॉन, ये शायद पहली बार आप नाम सुन रहे हो ना, तो पॉजिट्रॉन भी कुछ ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन की तरीके से। जैसे इलेक्ट्रॉन पे धनावेश ऋणावेश होता है, वैसे दोस्तों पॉजिट्रॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उसी प्रकार पॉजिट्रॉन भी क्या है, एक क्या है बेटा आपका पॉजिट्रॉन भी क्या होता है, उस पे क्या जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन की तरीके से ही है। ठीक है, यानी कि इसका विपरीत, ये प्लस ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। तो जब क्या किसी इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन को आपस में मिलाने आपस में संयोग करके चलो ठीक, किसी इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, ऐसे एक मिनट सेंटेंस सही करो, कोई इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, चलो ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन को आपस में मिलाने पर पॉजिट्रॉन हो गया, मिलाने पर फोटॉन दोस्तों, फोटॉन प्राप्त होता है। और इस पे जो बेटा आवेश होता है फोटॉन पर वो होता है बेटा उदासीन। फोटॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। क्या सोच रहे हो सर क्या बता रहे हैं, फोटॉन उदासीन होता है, फोटॉन प्राप्त होता है। थोड़ा इस बात को अभी हम समझा रहे हैं, आप घबराइए मत। जब तक आपका भाई है आपको पढ़ा रहा सिखा रहा तब तक आप घबराइए मत। फोटॉन प्राप्त होता, ध्यान समझिए। हमने क्या कहा, किसी इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन को आपस में मिलाने पर फोटॉन प्राप्त होता है। जैसे चूंकि देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, माइनस का, पॉजिट्रॉन पर कैसा, प्लस का, तो पॉजिट्रॉन पर आवेश कितना, प्लस का है। और फिर क्या इनको आपस में मिलाएंगे यानी कि क्या बीच में प्लस का साइन लगेगा कि नहीं लगेगा। और फिर क्या इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ना समझे कि नहीं, क्या पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये माइनस का, तो पॉजिट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला दिया। तो जैसे मिला लेते हैं तो हमको क्या जीरो प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस ई और ये प्लस और माइनस, ये माइनस लगा है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ई में से ई जाएगा तो जीरो ही तो बचेगा। वही तो हमने लिखा, क्या उदासीन होता, फोटॉन कैसा होता, उदासीन होता है। फोटॉन कैसा होता, उदासीन होता है, यानी कि फोटॉन प्राप्त होता है। तो आवेश संरक्षित है कि नहीं, यानी कि इनके संयोग से पहले और संयोग का बाद का जो आवेश है वो संरक्षित है। यहां संयोग के पहले जो आवेश था वो वही सब, उसके बाद के जो संयोग के बाद आवेश प्राप्त हुआ वो संरक्षित प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इसीलिए क्या है, आवेश संरक्षण का उदाहरण है, नियम है।
ठीक है, जब समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस उदाहरण में, या किसी को समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन आपस में संयोग करते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो फोटॉन बनते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या है चार्ज, ध्यान समझाना, कहने का तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, माइनस का, और इस पे किसका है, पॉजिट्रॉन पे कितना है, धनात्मक है। दोनों आपस में मिला दिया तो क्या हो गया, दोनों का योग कैसा होगा, शून्य हो गया। है बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। अंतिम हेडिंग है आज की, लेक्चर नंबर 2 की। लिख लिया है? मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, क्योंकि लिखने भर का मौका मिल जाता है आपको। और नहीं लिख पाते तो वीडियो आप दोबारा देख लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो यहां तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगली हेडिंग डालिए बेटा, मूल आवेश, क्या, मूल आवेश या इसी को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। आपसे कभी तो मूल आवेश पूछ लेता है या तो कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, बात क्लियर है? तो मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं किसे हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जितना चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मूल आवेश कहलाता है। सोच रहे हो सर इतनी आसान डिफिनेशन? हाँ भैया यही है, किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसमें क्या समझाना, किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हम मूल आवेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा अभी। ठीक है, लिख लीजिए पहले, किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसका मान, किसका, मूल आवेश या इसी को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इसका मान पहले इसका मात्रक लिख लो तो मान बताएं। इसका मात्रक बेटा किसका, आप बताओ भाई, आप लोग कमेंट करो। मात्रक हम सिखा चुके हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, जस्ट लेक्चर नंबर 1 में बताया है। आवेश या वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बताया था कि नहीं। इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मान, किसका, मूल आवेश का मान, मूल आवेश का मान, इसका मान बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, कूलाम होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को, किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, यानी कि उस पर कितना आवेश उपस्थित है, लिखना चाहो तो इसमें किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसमें बढ़ा लो इतना, और किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा कर लो, मतलब बाकी यदि आप इतना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही निकल रहा है। आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है, ये लिखा बेटा की मात्रा, नहीं दिखाई पड़ा, आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब इसका निकल रहा की मात्रा लिखा, मात्रा बोल रहे हैं बार बार, आप देख लीजिएगा।
मात्रा, क्या किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। अब यदि हम आपसे पूछे बेटा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। अब नीचे लिख लीजिए, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम दोस्तों होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। बहुत आसान डिफिनेशन है, डिफिनेशन में कोई दम नहीं है, ठीक है, अच्छी डिफिनेशन है। आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसका मान याद हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम है कि नहीं। आसान डिफिनेशन, आराम से याद कर लीजिएगा। तो आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक दोस्तों, आज के सेशन में आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइए। अच्छा लगा तब भी आप कमेंट करिए, और यदि नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट करिए कि क्या आखिर अच्छा नहीं लगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो आप दोनों तरीके से कमेंट करिए और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आपका भाई आपसे यही उम्मीद करता है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।